जो 5 एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स थे जिसमें टेक्सटाइल था, सर्जिकल गुड्स थी, स्पोर्ट्स गुड्स थी, ये जीरो रेटेड होता था। आपके दौरे हुकूमत तक जीरो रेटिंग होती थी। फिर इन्होंने तरीकाकार तब्दील किया, 17% लगा दिया। अब उनके रिफंड्स फंसे हुए थे, जिसमें ये जो पैकेज दिया हुकूमत ने, उसमें उन्होंने कहा 100 अरब रुपए इनके रिफंड वापस कर दो। तो हमें हल करना पड़ेगा, लोग बड़ी मुश्किल में, सारी इंडस्ट्री भी मुश्किल में। तो आप क्या तजवीज़ करते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, ये सुहेल साहब ने आपको 2-3 मुल्कों के नाम लिए और साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है वो टैक्स जो है वो उन्होंने माफ़ कर दिया और बाकी जो उन्होंने पैसे दिए कि आप इस पैसे से जो है वो अपने मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाहें दें और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं और कोई जो है वो ऐसी बात नहीं है। तो मामला ये है कि अगर तो आपने उनकी तरह जो है वो आपने सख्त तरीन लॉकडाउन का आपको बड़ा शौक है, अगर आपने करना है तो फिर इकदाम भी उन्हीं जैसे करें, जबकि हमारी और उनकी इकॉनमी का बड़ा फ़र्क है। और जब आपने लॉकडाउन किया 2 हफ्ते का, उन 2 हफ्तों में बल्कि अब 4 हो गए हैं, आपने ना टेस्टिंग की है, ना आपने सस्पेक्ट्स अलहदा किए हैं, ना आपने एरियाज टारगेट किए हैं। और आप इस तरह से आप कब तक जो है वो लोगों को इस तरह से आप घरों में बंद रखेंगे और इस तरह से आप जो है वो इकॉनमी का जो है वो बैठाएंगे। अब नदीम मलिक साहब, मैं आपको बता दूं कि अब लोगों में कैपेसिटी नहीं है। ये इतनी ही कैपेसिटी थी हमारी सोसाइटी में 2-3 हफ्तों की कि लोगों ने अपने कारोबार बंद करके घरों में बैठ के जो है वो गुजारा कर लिया। अब जो है, अब इनको वो SOPs जिस तरह से सुहेल साहब बता रहे थे कि जी हमने ये इंतजामात किए, ये इंतजामात किए, उसके साथ हमें लोगों को जो है वो इजाज़त देनी होगी, वरना इसके बहुत ही अदरवाइज इम्पैक्ट होगा इसका। सर, एक इनका इशू है, वो पहले आप राय दें। ये तो क्योंकि इंडस्ट्री वाले हैं, ये तो मांगेंगे। एक चीज़ जायज़ है, वो ये है कि ये सेल्स टैक्स रिटेल स्टेज के ऊपर अगर आप कोई इनसे कपड़े वपड़े खरीदे तो पहले 6% लगता था, अब ये हफीज़ शेख साहब ने शायद 17% कर दिया उसको, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स जो टेक्सटाइल सेक्टर है एज ए होल, वो जीरो रेटिंग होती है। अब ये कहते हैं 17% कटवाओ, बाद में आपको रिफंड कर देंगे। तो ये इशू कुछ हल करने वाला है, जिसके ऊपर फैसला करने की जरूरत है। पैसे फिर ये रख के 100-150 रुपया बैठ जाते हैं, क्योंकि इनके पास टैक्स शॉर्टफॉल इतना ज्यादा होता है, कहते हैं रिफंड ही दबा लो अभी। देखिए, वो रिफंड जो है ना, वो उसमें फिर वो रिफंड जो है वो बड़े लोगों को में फिर तकसीम होता है और ये बिल्कुल गलत है। ये ज़ीरो रेटेड ही रहना चाहिए था। लेकिन अगर चले अब इन्होंने करना है या नहीं करना, लेकिन कम से कम अब तो कर देना। अब ये जो कोरोना पीरियड है, ये 2 माह का 3 माह का, इसको तो ज़ीरो रेट कर दे, ताकि अब ये लोग अगर इतनी सारी जो है वो कॉशंस के साथ अपना कारोबार शुरू करेंगे भी, तो फिर भी इनकी वो सेल नहीं होगी जो इनकी सेल हुआ करती थी। लोग उतने नहीं जाएंगे खरीदारी करने के लिए जो पहले जाया करते थे। तो इसलिए इनका कारोबार जो है वो पहले से बहुत कोई 30% 40% के करीब रहेगा। तो अब इनको चाहिए कि तमाम टैक्सेस जो है उनको छोड़ दें और ये ज़ीरो रेट कर दें, ताकि जो इनमें इस वक्त आज कराची में जो हमें इतला है कि वहाँ पे काफ़ी जो है वो यानी जो है वो ताजरों के साथ जो है वो झगड़ा भी हुआ है और बात गिरफ्तारियों तक गई है। तो ये अगर सूरत हाल चल पड़ी तो इसके बहुत ज़्यादा जो है वो एडवर्स जो है वो असरात होंगे पूरी सोसाइटी के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट राना साहब 2-3 इश्यूज पैदा हो गए। एक तो वो वजह से ये हेल्थ के हवाले से है कि टेस्टिंग की एबिलिटी नहीं बढ़ी, सूरत हाल पैदा हुई। दूसरा, जिन लोगों को खुराक और राशन की जरूरत है, उन तक खुराक और राशन नहीं पहुंच रहा। वो इमदादी इदारे जो इस काम में बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं, वो सैलानी हो, वो अखुवत हो, अल खिदमत वाले हो, आप उनसे पूछें तो आपको पता चलेगा कि स्केल जो है वो बहुत बड़ा है, जिसको मदद की जरूरत है। एक मेरे दिल में सवाल आता है, मैं बार बार लोगों से पूछता हूँ कि इस वक्त लीडरशिप का इम्तहान ये भी है कि इकट्ठे बैठ के उसको मॉनिटर करें, ओवरसाइट प्रोवाइड करें, जहां वीक एरियाज है फौरन फैसला करें, एड्रेस करें। कहीं पैसे देने हैं, कहीं खुराक पहुंचानी है, तो मिलके चले ना। ये तो लोगों को बचाने का काम है। इस वक्त तो सियासत है कोई नहीं इसमें। नदीम मलिक साहब, अपोजिशन तो पहले दिन से मिलके चलने के लिए तैयार है, मिलके बैठने के लिए तैयार है, बल्कि यक तरफा बयानात सब ने दिए। मियाँ शहबाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, असफंद यार वली ने, इवन मौलाना फजल रहमान ने कि जी हम बैठने को तैयार हैं, हम आने को तैयार हैं। वो आगे से गालियां पड़ रही हैं।
आगे से वो कह रहे हैं कि तुम तो चोर हो, डाकू हो, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर आप मुझे बताएं कि किस तरह से बैठ जाएं जी? कोई धक्के से जाके बैठने का कोई अगर कोई तरीका है तो वो आप समझा दें। ये तो सूरत हाल है और यही वजह है। अगर वजीर आजम के साथ सब बैठे होते, फैसला एक होता लॉकडाउन ना करने का या करने का, उस फैसले से कोई इन्हराफ ना कर सकता और वो फैसला इंप्लीमेंट हो जाता। अब हुआ ये कि वजीर आजम साहब लॉकडाउन के हक में नहीं थे, ये लॉकडाउन के खिलाफ तकारीर कर रहे थे। सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, फिर इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि फिर ये सिंध गवर्नमेंट को रोक सकते, फिर इनको भी दूसरे दिन उनके पीछे लॉकडाउन जो है वो करना पड़ा। अब मौलाना साहबान जब सामने आके बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि जी आपने सबको इजाज़त दी है, हमें भी इजाज़त दें, और साथ उन्होंने थोड़ी सी टेढ़ी बात की है, तो फिर वज़ीर आज़म साहब में हुकूमत में इतनी ताकत नहीं थी कि उनको ये अगली बात जो है वो समझा सकते या कोई अगला आर्गूमेंट कर सकते। यही वो कमज़ोरी है, यही वो मामला है जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि सबको बिठाओ और कौमी यकजहती और एक मैंडेट और एक ताकत के साथ फैसले करो। तो उस वक्त कहा गया कि जी ये अपोजिशन जो है ये डॉक्टर है, ये कोई एक्सपर्ट है, ये क्या बताएंगे जी, इन्होंने क्या बताना है हमें आके, इन्होंने बैठ के हमारे साथ क्या करना है। ये फैसले तो गवर्नमेंट कर रही है, हमने वो एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई है, उसमें फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है, सब हैं और हम फैसले करेंगे, इन्होंने क्या करना है हमारे साथ बैठ के। तो उसकी वजह से फिर ये जो है कैसे सज्जाद साहब हमारे साथ हैं, तो जरा इनसे पूछ लें कि इश्यूज क्या है जिसकी बिना डॉक्टर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। एक फैसले की घड़ी है जिसमें कल 3 डॉक्टर्स थे हमारे प्रोग्राम में, तीनों ने कहा कि सेफ डिस्टेंसिंग करनी है, मस्जिदों में ये लोग अगर रश लगा के इकट्ठे हो जाएंगे तो मसला पैदा हो जाएगा। यही बातें आज डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। इसमें अब पॉलिटिकल लीडरशिप का भी इम्तहान है और मजहबी रहनुमाओं का भी इम्तहान है, क्या किया जाए? देखें मलिक साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आपने हवाला दिया है वो मैंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और उसमें कम से कम 2 या 1 डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं तो मुझे लगता ये है कि हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत जो इस मसले में पहले दिन से ऑन डिफरेंट जो है वो कॉर्नर्स में जो है वो ज़ोर लगा रही हैं, तो उसका मुझे जो है ना बीच में कोई थोड़ा डाउट हुआ है। देखें मामला ये है कि मस्जिदें, अब देखें आप एक ही यानी इशू के ऊपर सारे जो हैं वो अगर पीछे पड़ जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि ये जो सब्ज़ी मंडियां जो रोज़ाना जो अभी तक बंद नहीं हुई, ये गल्ला मंडियां जो हैं, बाकी और जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जो है वो सैकड़ों लोगों का इज्तिमा होता है। इसी तरह से जब ये खुराक राशन तकसीम होना था या पैसे तकसीम होने थे, वहाँ पे हज़ारों का इज्तिमा होता रहा है। तो फिर जब आप बहुत सारी जगहों पे एहतियाती तदाबीर की बुनियाद पे इजाज़त दे रहे हैं, तो फिर मस्जिदें जो हैं वो उनको आप क्यों फिर एक एक्सक्लूड करके और उसी के ऊपर जो है वो सारा जोर दिया जा रहा है कि जी मस्जिदों में जो है ना वो बिल्कुल किसी को जो है वो ना जाने दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये रवैया जो है ये दुरुस्त नहीं ना जाने की पाबंदी नहीं है। और इस सिलसिले में जो मिसाल दी जाती है, प्रोटोकॉल था कि जिसमें मस्जिद के इमाम साहब और स्टाफ के समेत 5 से 10 लोगों को उन्होंने कहा था कि नमाज पढ़ें और वो भी 6-6 फुट के फासले पे। शायद वो बहुत ही एक मुनासिब तरीका होता कि अगर फॉर द टाइम बिंग उसी को रिवाज दिया जाता। नहीं देखें ना, जब आपने और सेक्टर्स को रिलैक्स करना था तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पे भी वो रिलैक्सेशन जो है वो आपको देना पड़नी थी। दरअसल मामला तो ये हुआ है कि देखें पूरी दुनिया में मलिक साहब, अब यूरोप जो खुशहाल इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे शायद लोग 2-3 महीने कारोबार किए बगैर भी खा पी सकते हैं, तो वहाँ पे अब वो जो है वो इकोनॉमी के हाथों मजबूर हो के तो अब वो जो लॉकडाउन है उससे निकलने की या उससे थोड़ा डिस्टेंस करने की जो है वो सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, या 1-2 जगह पे हुआ भी है। हमारे यहाँ होना ये चाहिए था, हमारी कैपेसिटी ही इतनी थी। ये जो इन्होंने आज 4 हफ्तों का तकरीबन लॉकडाउन मुकम्मल हुआ है पाकिस्तान में, हमारी कैपेसिटी 2-3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं थी। हमें ये चाहिए था कि हम फैसला करने से पहले तैयारी करते और राशन जो हमने 2 हफ्ते बाद लोगों को बांटना शुरू किया वो पहले दिन से लोगों को तकसीम होता। पैसे जो हमने
बांटने शुरू किए। 2 हफ्ते बाद वो पहले दिन से लोगों को देते जो लोग रोज़ के रोज़ कमाते हैं, और मैसिव टेस्टिंग का इंतज़ाम करते। रोज़ाना कम से कम 20-25 हज़ार टेस्ट की कैपेसिटी होती। 2 हफ्तों में आप जो है वो एरियाज आइडेंटिफाई कर लेते, जो सस्पेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते, और उनको अलहदा करके उसके बाद आप इकॉनमी को जो है वो मरहलावार खोल देते। आपने किया ये कि आपने लॉकडाउन किया, कोई आपकी राशन की तैयारी नहीं, कोई रास्ता में निकलने में से एक जो बुनियादी जड़ है तमाम मसाइल की, वो सोशल कांटेक्ट है। जैसे ही कहीं से राब्ता होता है वो वायरस के फैलने का अंदेशा है। मुझे खुद उस प्रोसेस से गुजरना पड़ा और टेस्ट वेस्ट करा के खुद को आइसोलेट करना पड़ा। आपको मुबारकबाद। आप लोगों के कारोबार खराब हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं आप लोग। लेकिन जब आप खोलने की बात करते हैं तो वहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो महफूज कैसे रहेगा आपका स्टाफ और वो शख्स जो लेने जाएगा। इसका बताइए हल क्या है? नदीम भाई, हमने अपनी SOPs बनाई थी और हमने कल हमारी मीटिंग भी थी। हम गए थे कमिश्नर हाउस में और जो उनकी 4 रुकनी कमेटी है उनके सामने अपनी SOPs रखी थी। उन्होंने सारी SOPs भी चेक की थी। उनको हमने बताया था कि हम किस तरह से हम मार्क करेंगे और एक साइड से जो है ना जाने का रखेंगे, एक साइड से आने का करेंगे। जो हमारे जो स्टाफ होगा वो पूरी तरह से कवर होगा और ग्लव्स में होगा, और हमारे जो कैश काउंटर्स हैं उस पर भी हम वो एक्रेलिक का वो लगाएंगे ताकि बिल्कुल सामने से बिल्कुल कांटेक्ट ना हो। हमने उनको सारे SOPs दी थी और उन्होंने हमसे कहा था कि आपको कल रात को जो है इंशाअल्लाह ताला हम गुड न्यूज़ देंगे। तो हम ये नहीं कहते कि हम देखें 1 महीने से लॉकडाउन थे। मैं जिस एसोसिएशन को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, PRBC, जो पाकिस्तान की रिटेल बिजनेस काउंसिल है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं ना नदीम भाई, ये 80% GST देते हैं और ये सारे ब्रांड्स हैं बड़े जो पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी कुछ ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें पता है इंटरनेशनल इस वक्त, क्योंकि मैं अभी 10 मुल्कों में इस वक्त दुकान है, तो मुझे पता है इस वक्त वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। हमने सिर्फ उनसे दरख्वास्त की थी कि जैसे हमने उनके सारे सिस्टम लिए हैं जो भी लॉकडाउन। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इशू जो है वो टच है। अगर